हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलो भाई, आ जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 11 में। किसमें भाई? 11 में। अंतिम खातों का शायद ये लेक्चर नंबर 3 है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट क्यों लेके आए? अब अंतिम खाते में ट्रेडिंग पीएनएल होता है। ट्रेडिंग पीएनएल ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। बैलेंस शीट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको, उस चीज को समझो। चलो ठीक है सर। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट एज ऑन का मतलब यहाँ इस तरह से डेट का कॉलम नहीं है। क्यों नहीं है इसे डेट का कॉलम? भाई बैलेंस शीट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे साल के अंत के दिन के होते हैं। डेट ऑटोमेटिकली यहाँ आती है 31, या तो आएगी मार्च या आएगी दिसंबर, है ना। और बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर को बनती है तो आती है मार्च, है ना। दिसंबर कुछ नहीं। मार्च को बनाते हैं अपन, 31 मार्च को आती है। 31 मार्च ये होगी 2023। खत्म हो गया ना मार्च 2023। उसकी चॉइस की तो मार्च आएगी तब बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ बेटा। बैलेंस शीट में इधर क्या आएगी भाई? फिक्स्ड एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर सर करंट एसेट, फिर सर एक आई थी फिक्टिशियस एसेट, इधर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन एंड लायबिलिटीज। अरे बैलेंस शीट पूरी दूंगा मैं, लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। करंट लायबिलिटीज। अब भाई अपन है ना, ध्यान दो। करंट एसेट में से अपन कुछ टॉपिक उठाने वाले हैं, करंट लायबिलिटीज में से कुछ टॉपिक उठाने वाले हैं। सर क्या उठाने वाला है? करंट एसेट और लायबिलिटीज के दो पार्ट है ना, वो हम दो एलिमेंट्स है, सॉरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना बेटा, और एक्रूड इनकम है ना बेटा। सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने लिखा एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, सर वो तो हमारा दायित्व है ना सर। हाँ यार दायित्व है, तो सर ये इधर कैसे आ सकता है संपत्तियों में? हाँ, ये भी बात सही है। तो यही तो सोचने की थॉट लगानी है। रटना वटना कुछ नहीं है भाई लोगों कि सर ये लिखा रहता है हमें रट के रखना पड़ेगा, नहीं। दायित्व का मतलब होता है अब जिसको हमें पे करना है, खर्चा देना बाकी रह गया साल के अंत तक, तो वो खर्चा बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो भाई साहब ये या क्यों लिखेंगे सर? ये दायित्व है, उधर लिखो ना। वेरी गुड, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ओके 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 सर, ऐसे क्यों करते हो सर? आप हमारे दिमाग के साथ क्यों खेलते हो? अरे बेटा दिमाग के साथ खेलेंगे तभी लाइफ टाइम याद रहेगा, नहीं तो बच्चों को देखो, एक तो कम टाइम, और कम टाइम के अंदर आपके दिमाग में कुछ चीजें डालना। हाँ, करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जिस करंट का मतलब चालू दायित्व और बैलेंस शीट में आएगा। जैसे खर्चा चुकाया, वेजेस दी सर, ट्रेडिंग में चली गई। सैलरी दी, ट्रेडिंग पीएनएल में चली गई। लेकिन सर सैलरी 12 महीने के बजाय 10 महीने की, 2 महीने की बाकी है और साल पूरा हो गया, तो भी हम बैलेंस शीट में जो बाकी है ना, जिस जिस खर्चों का बैलेंस बच जाता है वो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिख दो सर, करंट लायबिलिटीज में से कौन कौन सी? नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया हुआ है, ठीक है सर। दूसरा एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव बोल सकते हैं, अनअर्न इनकम बोल सकते हैं। अनअर्न इनकम कैसे? जैसे सर अभी तक हमने कमाई नहीं की है लेकिन फिर भी प्राप्त कर ली है। सर ऐसा कभी होता है क्या? हाँ भाई होता है, काफी बार होता है बिजनेस में। जैसे कि हम रेंटल का बिजनेस करते हैं, मकान बनाते हैं उसको रेंट पे देते हैं, मकान बनाते हैं उसको रेंट पे देते हैं। कभी कहता है भाई तो हम तो 3 साल का एक साथ एग्रीमेंट करते हैं, 3 साल का एडवांस में डिपॉजिट कर दो, एज ए सिक्योरिटी जमा करा दो 3 साल के रेंट की, या लाख रुपए रेंट की सिक्योरिटी जमा करा दो। और हमारा रेंट कितना है? 20,000 महीना है सर, तो 12 महीने में कितना होगा? 2,40,000। लेकिन लाख रुपए एडवांस में उस सिक्योरिटी में लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? सर अब क्या पता आप मकान लो, किराए लो, तोड़ फोड़ कर दो, अलमारियां तोड़ दो, कल हम भाई यहाँ 24 घंटे आपके बिजनेस के अंदर घुस घुस के थोड़ी देखेंगे, बार बार आपको डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे। भविष्य में क्या पता आप हमारी संपत्ति को हानि पहुंचाओ, उस हानि की पूर्ति करने के लिए हम आपसे कम से कम लाख रुपए ले रहे हैं। लाख रुपए का ऐसा सामान लगा हुआ है जो भी कभी भी टूट सकता है, आप तोड़ सकते हो, है ना। ओके सर, आप मतलब हैवी लोड यूज ले लो, बहुत हैवी लोड यूज ले लो, और हमारी वायरिंग वगैरह सब जल जाए, फिर आप खाली कर दो, तो भाई हम लाख रुपए खर्चे वायरिंग कौन करेगा? तो भाई हमारे संभव
होने वाले खर्चों का हम एडवांस में ले लेते हैं, इनकम हुई नहीं फिर भी हमने एडवांस ले रखा है, वो भी हमारा क्या है सर दायित्व है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होगी, मान लो हमने किसी को किराए पे मकान दे रखा है, हम किराया कमाते हैं, फिर एडवांस रेंट ले लिया अगले 3 महीनों का, तो मार्च तक गया था, 12 महीने का किराया आ ही गया, लेकिन अगले 3 महीनों का किराया भी एडवांस में ले रखा है, तो वो सब एडवांस रिसीव या अनअर्न्ड इनकम मैंने लिख दिया है ना। अब इसको सर अदत्त व्यय हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं, पहले को अदत्त व्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अदत्त व्यय। सर इनको सर अग्रिम अग्रिम आय या उपार्जित उपार्जित आय। यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है, इसमें भी दो ही है, नंबर 1 एक्रूड इनकम और इसमें दूसरी प्रीपेड। प्रीपेड ये पी से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो भाई सेकंड नंबर है, ये भी फिर सर बढ़िया है ना, कलर चेंज ले लो एक बार, रेड कलर ले लो। प्री पेड या तो एक्सपेंसेस हो सकता है या कुछ भी चीज़ हमने एडवांस में पेड कर दी। हमने मान लो हमने माल खरीदा 1 लाख का, हमने वहाँ 2 लाख दे रखे हैं, तो एडवांस दे रखा है 1 लाख ना ज़्यादा, किसी और व्यक्ति को हमारा पैसा उसके पास पड़ा है, वो हमारी संपत्ति है। सैलरी देनी थी 12 महीने की, उसके घर पे इतना काम आ गया, उसने एडवांस सैलरी उठा ली, तो हमने खर्चों का भी एडवांस पेड कर दिया, ये हो गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा ये दोनों चीज हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम मतलब उपार्जित आय, उपार्जित आय, इसको बेटा उपार्जित की जगह अनुपार्जित लिखना है, अनुपार्जित, अनुपार्जित आय नहीं, अनुपार्जित, हाँ अनुपार्जित आय, इसको लिखना उपार्जित आय। ठीक है, यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पूर्व दत्त व्यय, पूर्व दत्त व्यय या अग्रिम, या अग्रिम आय है, हाँ भाई या अदत्त व्यय है, अग्रिम आय या अग्रिम व्यय नहीं है, यहाँ पूर्वदत्त व्यय या अग्रिम व्यय, अग्रिम व्यय। ओके सर, ये सर एसेट है, ये सर लायबिलिटीज है। ठीक है सर, अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया। आ जाओ वापस, अभी तक समझ में नहीं आया, चीज जो समझा रहे हो समझने की कोशिश करो। लायबिलिटीज के साइड करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज और इधर करंट एसेट्स जो आएगी, देखो मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देता हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ जो 100% प्रोबेबिलिटीज हो एग्जाम आने की, और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो दूसरे किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप दिमाग लगाए उसको सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ यहाँ करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट में खूब सारी चीजें आती है, आपको दिमाग में ये चीजें, बाकी तो आपको सब पता है, मैं बैलेंस शीट दूंगा वो याद रह जाएगी, कुछ चीजें याद रखनी जरूरी है, वो ये क्या सर, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है सर, सर ये तो पूरे लिख चुके थे वहां, यहां क्यों लिख रहे हो? अरे भाई लिखने का कारण है, सुनो रे मेरी बात सुनो अच्छे से, ये भाई सर एसेट है, एसेट क्या होती है बेटा, डेबिट होती है एसेट्स। ये क्या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है सर, क्रेडिट होती है, ये आपको पता है ना, ये पहले से बता चुका है, एसेट होती है डेबिट, लायबिलिटीज होती है क्रेडिट। अब एक्रूड इनकम अगर यहां पर लिखी है तो एंट्री में क्या हुई होगी, डेबिट। सर एंट्री में डेबिट या एसेट में डेबिट, पी एंड एल में लिखोगे तो भी डेबिट, सर हर खाते में ये डेबिट होगी। अच्छा, अरे भाई बीवी चाहे ससुराल में रहे, बीवी चाहे मायके रहे, बीवी चाहे बहन के घर पे रहे, ये थोड़ी है बीवी यहाँ रह रही है तो बीवी है बहन ससुराल जाती तो बहन हो जाएगी। और सर छी छी क्या बोल रहे हो आप? वही बोल रहा हूँ बेटा, जिस अकाउंट का जो नेचर रहेगा कहीं पे भी जाएगा वही नेचर रहेगा, है ना। तो भाई ये एक्रूड इनकम यहाँ बैलेंस शीट में है तो एसेट साइड में लिखेंगे, क्यों, इसका डेबिट नेचर है सर। तो ये जनरल एंट्री में भी सर, ये जनरल एंट्री में भी डेबिट ही हुई होगी। जैसे कि मान लो एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, कमाई गई बट प्राप्त नहीं हुई, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसका, कमाई गई, कमाई गई पर वर्ष
के अंत तक प्राप्त नहीं हुई। ये मैंने अच्छे से वर्कशॉप में बता रखा था। कमा ली गई है लेकिन सर प्राप्त नहीं हुई है, तो ये सर हमारी संपत्ति है। ये क्या है सर? संपत्ति है। तो संपत्ति क्या होती है? डेबिट होती है। तो एंट्री में भी क्या होगी सर डेबिट होगी। तो एक्रूड इनकम, मान लो हमने बैंक में जमा कराया पैसा, और वो कब कराया? साल के बीच में, और बैंक 12 महीने बाद ब्याज जमा कराता है, या किसी आदमी को दे रहे कि वो 12 महीने बाद हमको ब्याज का पैसा देगा। हमने मोहन को दिया। जैसे देखो, ये है हमारा बिजनेस, चलता है जनवरी टू दिसंबर। अब यहां पर साल के बीच में, ध्यान देना, साल के बीच में हमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया। लोन एंड एडवांस दिया किसको? इसको, मंगू को, है ना। तो हमारा पैसा गया, और ये जब इंटरेस्ट देगा, अब ये हमारा अगला साल, यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक वापस ही हो गया दिसंबर। ये हो गया यहां तक दिसंबर, वापस यहां से यहां तक क्या सर? जनवरी टू वापस दिसंबर। तो ये इसका यहां पर जो ब्याज लिया, और उसने कहा भी हम 12 महीने में ब्याज आपको जमा करा देंगे। तो ये तो हो गए 6 मंथ, और ये हो गए 6 मंथ। यहां पर वो क्या देगा? यहां इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव फॉर 12 मंथ। यहां पर 12 महीने का अपन ब्याज लेंगे उस बंदे से। लेकिन सर यहां पर जो 12 महीने का ब्याज लेंगे, तो 6 महीने का तो इस ईयर का है, 6 महीने का तो इस साल का है, और 6 महीने सर पिछले साल का है। और यहां पर साल हो गया पूरा। यहां बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सर हर महीने का 1000 रुपये ब्याज देते हैं सर। इस 6 महीने का ब्याज सर, यहाँ एक्रूड इनकम, यहाँ एक्रूड इनकम 6000 रुपये बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके सर। और बैलेंस शीट में लिखोगे कब? लिखोगे सर पहले जर्नल में एंट्री होगी, सब एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे तो ही लिख पाएंगे। विदाउट एंट्री जो पहले लिख बच्चे दे, भूल पड़े 15 से ले, तो सर पहले हम लिखा लिखी करते हैं फिर लेते देते हैं। तो भाई जर्नल में पहले लिख दो। जब तक जर्नल में एंट्री पास ऑन नहीं होगी, तब तक आपके बैलेंस शीट में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो सर जर्नल में एंट्री कर देंगे, तो एक्रूड इनकम यहाँ लिखनी है, तो एक्रूड इनकम जर्नल में भी क्या होनी चाहिए सर? डेबिट होनी चाहिए। तो इस 6000 की एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ, तो कर रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसकी एंट्री हम कर रहे हैं यहां, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना सर? 6000 रुपया। ये क्या मजा कर लिया सर आपने? भाई ये नॉन केस एंट्री है। क्या ये आपको 6000 आया? सर केस नहीं आया। तो ना तो केस आ रहा है ना केस जा रहा है, तो इसमें केस तो आएगा नहीं। बिल्कुल सर। तो ये हमारे 6000 संपत्ति है। ये देखो एंट्री याद करने का सॉलिड तरीका बता रहा हूं, मजा आ जाएगा भाई लोगों। आ जाओ। हाँ, ये जो 6000 रुपए है हमारे पास, ये सर हमारे पास नहीं है, हमने कमा लिए गए हैं। लेकिन अगले साल यहां पर 12000 रुपए मिलेंगे। इसमें से 6000 इस साल के हैं, 6000 उस साल के हैं। लेकिन हमने इस साल में कितना कमा लिया, उसका हिसाब तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ सर दिखाना पड़ेगा। तो भाई ये 6000 रुपए हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज संपत्ति के रूप में, क्योंकि हमारा पैसा कहीं और पड़ा है। तो संपत्ति में दिखाएंगे, तो संपत्ति क्या होती है? डेबिट। तो एक्रूड इनकम हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट। तो हमने लिख दिया एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके सर, लिख दिया। तो ये आ गई सर एसेट। डेबिट है, डेबिट में आ गई। तो सर ये क्रेडिट क्या है? इंटरेस्ट क्यों लिखा? ये हमारी है इनकम। अच्छा हाँ सर, इनकम तो है ब्याज, लेकिन दो बार, एक बार तो डेबिट में। ये डेबिट में इसलिए लिखा अभी तक मिली नहीं, ये क्रेडिट में इसलिए लिखा कि ये हमारी इनकम है, ऐसा समझ लो। अब जो ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्रेडिट, ये अपन लेके जाएंगे पी एंड एल में। कहाँ लेके जाएंगे? इसको लेके जाएंगे पी एंड एल में, इस 6000 को इंटरेस्ट के नाम से। इंटरेस्ट हमें वहां कितना मिला सर? मिला ही तो नहीं। तो हम पी एंड एल के अंदर लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 6000 रुपया, और बैलेंस शीट एसेट में। सर अभी इस पीएनएल को दिमाग मत डालना, आपको सिर्फ मैं आउटस्टैंडिंग की, एक्रूड की, प्रीपेड की, अनअर्न इनकम की एंट्रीज करना सिखा रहा हूं बच्चों लोगों।
आपको अभी ये किस में जाएगा, ये किस में नहीं जाएगा, अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एसेट कैसे बनी, प्रीपेड कैसे बनी, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी ये दिमाग आपने पढ़ा होगा, ये पी एंड एल, अब दिमाग लगा लो, ये पी एंड एल में भी जाता है, ये वहां जाता है, यहाँ जाता है। अभी दिमाग लगाने की जरूरत ना है, अभी समझने की जरूरत है। तो वही करो जो आपको समझना है। ओके सर, अब मेरी बात सुनो, ये आपको समझना नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैं ट्रीटमेंट एक एक का कमांड एक साथ साथ ट्रीटमेंट बताऊंगा, वहां अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वापस एंट्री भी बताऊंगा वहां। तो सर ये आपको ध्यान रखना है। अरे भाई पता नहीं, आ जाओ यहां पर वापस। 6,000 रुपया आपको क्या ध्यान रखना है, एक्रूड इनकम सर हमारी एसेट है, बिल्कुल एसेट है। अभी तक हमको नहीं मिली, नहीं मिली तो बैलेंस शीट में तो लिखनी पड़ेगी, जो नहीं मिलती है, जिसका बैलेंस साल के एंड में जिन जिन चीजों का बैलेंस होता है हमारे पास, एक तो देने का बैलेंस है सर हमने दिया नहीं, एक लेने का बैलेंस है हमें अभी मिला नहीं, लिखने तो पड़ेंगे ना, तो बैलेंस शीट में शो करने पड़ेंगे, जिससे पता चले हमने कमा ली गई है लेकिन अभी तक अंत तक प्राप्त नहीं हुई है, वो हमारी संपत्ति है, किसी और के पास पड़ी है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक्रूड इनकम की एंट्री करेंगे, तो एक्रूड इनकम क्या होगा, डेबिट, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब इनकम की जगह इनकम किसकी है, मान लो हम सेल करते हैं, लेकिन सर हम माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं, जिस चीज को माल बेचते हैं उसके बीच में मान लो, या जिस चीज हमने माल खरीदते हैं वहां पर दोनों में से एक जगह पे पेपर को मान लो कमीशन मिल रहा हो, मान लो कहीं से कमीशन मिलता हो हमको, है ना, माल खरीदने के लिए हमको कमीशन मिलता हो, इतना लाख का माल खरीदोगे इतना हम आपके, या डिस्काउंट कर देंगे, चलो डिस्काउंट कर देंगे, या हम आपको इतना प्रतिशत वापस पैसा देंगे भविष्य में, फ्यूचर में देंगे। तो भाई हमें अभी तक मिला नहीं है, हमने खूब सारी माल बेचा, हमें हिसाब करना है, साल एंड हो गया, अभी तक हमें वो पैसा मिला ही नहीं। किसी भी कारण से ऐसी कोई इनकम जनरेट हो गई हो हमारे इस साल में, जो हमें इस साल में नहीं मिलकर या तो अगले साल में या भविष्य में या कभी भी मिलेगी आगे जाकर, कुछ भी लिखा हो सकता है, इस साल की इनकम भविष्य में अगले साल में जो मिलेगी, अभी तक नहीं मिली, वो हमारी उपार्जित आय है, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, इसको एक्रूड इनकम बोलते हैं, मतलब उपार्जित आय बोलते हैं। अब भाई इस आय, ये हमारी संपत्ति है तो ये डेबिट होगी, एसेट क्या होती है भाई, डेबिट होती है, तो इसको एंट्री में डेबिट करेंगे। सर ठीक है सर, ये तो एंट्री हो गई एक नंबर की। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमको एक्सपेंसेस कितने देने थे, सैलरी देनी थी 12 महीने की। अब आ जाओ सैलरी, सैलरी थी 1,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी होगी सर, 12 महीने की होगी 12,000, हमने सैलरी पेड कर दी 15,000 की, कितने की सैलरी पेड कर दी सर 15,000 की, तो मतलब की करंट ईयर की कितनी है, करंट ईयर की कितनी होगी, 1,000 इंटू 12, सर 12,000। एडवांस कितनी दे दी, एडवांस दे दी 1,000 इंटू 3 महीने की, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री आपको आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री भी सर हमारा कैश गया है, इसकी भी क्या होगी सैलरी टू कैश। तो सर हमारे अब इसकी एडवांस की अलग से एंट्री कैसे करेंगे, आ जाओ अभी सिखाते अलग से कैसे करेंगे, इधर आओ। बार बार थोड़ी दी, सैलरी कितनी बार दी सर, एक ही बार दी, मान लो साल के एंड में सैलरी दी आपने, तो एंट्री क्या कर दी, एंट्री कर दी सर सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से 15,000 से, 15,000 दिया, टू कैश गया, कैश अकाउंट 15,000। आ जाओ अब बताओ ये सैलरी कितनी दी 15,000, आपने खर्चा कर दिया ना, तो इस सैलरी को पीएनएल में डाल दो, सैलरी पीएनएल में जाएगी, ट्रांसफर होगी, कितने हजार, देखो इतना आपको मैं कंफ्यूज करूंगा ना तो आप एंट्री नहीं सीख पाओगे ये वाली। ठीक है सर, सर हम तो सीख गए ना, हम तो एकदम आपने जो लॉजिक बताया स्टार्टिंग वाला उससे ही सीख गए, क्या सीख गए, एक्रूड इनकम डेबिट होती है, सोचना एक्रूड इनकम डेबिट होती है, तो यहाँ एक्रूड इनकम डेबिट कर दी, क्योंकि एसेट है, एसेट डेबिट होती है, एंट्री में भी डेबिट होगी, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 6,000 टू इनकम है क्या, यहाँ इंटरेस्ट लिखा, तो इसी इंटरेस्ट को वापस नीचे ऐड कर देंगे। तो सर हमने सैलरी दी, एडवांस सैलरी दी, तो प्रीपेड सैलरी, पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड क्या है, सैलरी टू सैलरी, वापस लिख देंगे सैलरी अकाउंट, कितना 1,000 सर, ये 3,000, ये सर हम एंट्री करना सीख गए। तो सर इस एंट्री का इस एंट्री से क्या लिंक है, कॉमर्स के बच्चे आराम से समझेंगे, इधर देखो ये सैलरी डेबिट है, कितने 1,000 की डेबिट है सर, 15,000 की डेबिट है, इस सैलरी को अपन ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, जब
हमने खर्चा कर दिया, एक मान लो सैलरी देने वाला अलग है, हिसाब किताब करने वाला अलग है। सोचना 2 मिनट के लिए, सैलरी देने वाला अलग बंदा है, रोकड़िया कैशियर, लेकिन हम हिसाब किताब अकाउंटेंट हम है, वो कैशियर एक अलग है। खूब सारी बड़ी फर्म है, हजारों लाखों करोड़ों की सैलरी आ जाती है, मान लो बहुत बड़ी, मतलब 3-4 हजार एम्प्लॉय है, तो सबको वो अकाउंटेंट थोड़ी संभालेगा, रोकड़िया संभालेगा। रोकड़िया आता है, लीजिए सर मैंने सैलरी दे दी 15,000। हम बैठे हैं, हमने कहा अच्छा अच्छा, हमको समझा रिया इधर क्या दिखा सर, सैलरी कितने हजार है, 1,000 पर मंथ से कितनी होती है सर, 12,000 कितनी दे दी सर, एक को बेचारे की वो माँ बीमार थी सर, ज्यादा दे दिए पैसे। अच्छा अच्छा, कितने दिए, 3,000। तो मैं P&L में कितनी डालूं, इस साल का खर्चा कितना है सर, इस साल का खर्चा तो अपना 12,000 है, ज्यादा कितने दे दिए, 3,000। वो इस साल का हुआ क्या सर, इस साल का नहीं हुआ, जो आपने भाई इस साल का तो 12,000 हुआ, तो ये सैलरी P&L में कितनी डालेंगे सर, ये सैलरी P&L में तो और ऊपर लेनी पड़ेगी क्या, ओहो, वो सब घपला हो गया रे यार। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आ जाओ, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीपीटी ये आ गई, बैलेंस शीट से हो गई, ऊपर लिखा हुआ सही है, ये सैलरी, यहाँ आ जाओ देखो, इस सैलरी को सर मैं P&L में वो क्या रोकड़िया, जो रोकड़िया के सामने वो के अकाउंटेंट बैठा है, वो क्या कहेगा, इस 15,000 की सैलरी को मैं P&L में तो कितने डालूंगा भाई, 12,000 ही डालूंगा, तो सर कोई भी नहीं, आप डाल दो। तो इस खाते को, अब मैंने एक चीज सिखाई थी ना, खाते को ट्रांसफर करना, ध्यान देखो, एक अकाउंट को ट्रांसफर करना, भाई जिस बंदे ने मेरी अकाउंटिंग वर्कशॉप नहीं देखी वो यहाँ नहीं देखे, कुछ भी समझ में नहीं पड़ेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, आधा ही कोर्स पल्ले पड़ेगा, आधा कोर्स बाउंस हो जाएगा, क्योंकि मैं रटाफिकेशन से नहीं पढ़ाता, मैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ के बैलेंस मेथड से पढ़ाता हूँ। अगर मेरे कोई भी टॉपिक को डायरेक्ट देखना हो तो पहले मेरी अकाउंटिंग वर्कशॉप की 1 से लेकर 11 तक की क्लास है वो देखो, फिर यहाँ के किसी भी टॉपिक को बीच में से किसी भी चैप्टर को उठा लेना जो आपका वीक हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अब भाई साहब सैलरी को उठा के मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है सर, इस सैलरी को कैशियर के पास थी, ये कहा थी, ये एंट्री कैशियर के पास थी, और उस कैशियर से उठ के सैलरी कहाँ आई, अकाउंटेंट के पास आई, तो कैशियर से सैलरी ट्रांसफर है, कैश वहाँ गले से था ना, तो कैश आता है या कैश जाता है कि रोकड़ी ने कर दी, अब करेगा हिसाब किताब करने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाली जब सैलरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, खाता एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो सर आपने सीखा है डेबिट का क्रेडिट होता है या क्रेडिट का डेबिट होता है, तो सैलरी डेबिट है, ये क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी टू सैलरी अकाउंट। भाई मैं तो क्या करूंगा, यहाँ 15,000 है, तो सर P&L में कितनी डालेंगे, P&L अकाउंट डेबिट कितनी डालेंगे सर, मैं तो 12,000 ही डालूंगा, और तो बाकी वाली सर 3,000 बाकी वाला डालूंगा एडवांस पेड, एडवांस पेड अकाउंट, एडवांस पेड सैलरी, एडवांस सैलरी लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, एडवांस सैलरी लिखोगे, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मालिक को पता चलेगा मुझे डांटेगा ना वो, तो भाई देने से पहले सोचनी चाहिए थी आपको, क्यों दी, मैं तो जो दिया, जो हिसाब किताब किया वो करूंगा। अब देखो, पेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी, अभी तक मैं ये एंट्री आपको नहीं सिखा रहा था, पूरा बैकग्राउंड आपको नहीं सिखा रहा था, ये सिखाऊंगा बैकग्राउंड जब P&L और बैलेंस शीट आपको साथ बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में जो खर्चा दे देते हैं उसकी क्या एंट्री होगी वो सिखा रहा हूँ। तो सर एडवांस जो खर्चा दिया उसकी एंट्री क्या है, तो एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी या प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो ये रहा देखो, प्रीपेड सैलरी या एडवांस, एडवांस अकाउंट डेबिट लिखो या प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट लिखो, दोनों में से कोई भी वर्ड डेबिट करो, ये रहा डेबिट 3,000 टू सैलरी, तो टू में क्या है सैलरी, ध्यान से देखो, ये रहा टू सैलरी, ओके, ऊपर क्या पड़ा एडवांस सैलरी, ये रही डेबिट, तो इस अमाउंट को 3,000 तो नीचे भी लिखेंगे 3,000 इस तरह से। ओके सर, अब हमें समझ में आ गया सर, अच्छे से आ गया ना, ठीक है अच्छे से आ गया। तो आ जाओ अब एक नए पन्ने पर, ठीक है, या फिर 2 सेकंड के लिए मैं आया वापस, आपको पता नहीं होगा, छोटे मोटे काम रहते हैं वो निपटा के आ रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए आ रहा हूँ।
हाँ भाई, बच्चे आ गए आप लोग वापस। सॉरी, इसको थोड़ा स्पीड कर लेना, स्कीप कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट माफ़ कर लेना, मुझे माफ़ कर देना। आ जाओ यहाँ वापस से। और तेरी तो मुझे बैलेंस शीट चाहिए, और एक बैलेंस शीट और चाहिए दादा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वेट, वेट एंड वॉच। स्ट्रिक दे रखा था ना, प्ले रखा नहीं, हटा रखा है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ पे जाएगा, अब कहाँ पे जाएगा, फटाफट साफ हो जाएगी। सर ये अक्रूड कान हमें बहुत अच्छे से समझना था, आपने तो हटा दिया। अरे भाई हटाने का भी कारण है, कारण है, क्योंकि ये मैंने अक्रूड की डेफिनेशन वगैरह मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है खूब जगह पे, है ना। तो इसको मैं अब बार बार उनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ाना चाहता। यहाँ पे जो पढ़ना है मुझे वही पढ़ाऊँगा मैं। किसी को इसकी डेफिनेशन वगैरह देखनी है अक्रूड इनकम की वगैरह, तो मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप 7वीं 8वीं क्लास में है शायद कहीं। हाँ, यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या होगी भाई, करंट एसेट के अंदर क्या होगी, एक्रूड इनकम। एक क्या होगा भाई, PRE, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो हमारी एसेट है। एसेट क्या होती है सर, सर डेबिट होती है, इधर लाइबिलिटीज है सर, वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इधर है करंट लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न इनकम। सर एक तो थोड़ा अच्छे से लिख दो सर पूरा, क्या पता हम 10 दिन बाद देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। ये भी बात सही है, पूरा लिख दो सर, पूरा लिख दे, लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है अभी, लाइबिलिटीज है, ये सब क्रेडिट है। ये एंट्री इसकी जब भी करोगे तो सर डेबिट में करोगे, ठीक है सर। अब एक्रूड इनकम, इनकम किस किस रूप में हो सकती है, इंटरेस्ट, कमीशन, हमें कोई डोनेशन मिला लेकिन अभी तक हमें अनाउंसमेंट हो गया कि जी भामाशाह हम देंगे लेकिन अभी तक दिया नहीं, कुछ भी तरीका आपको इनकम हो सकती है। तो ये एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। तो पहली एंट्री, एक्रूड इनकम की एंट्री करना सिखा रहा हूँ भाई साहब, और वो भी शॉर्ट तरीके से। कैसे सर, एक्रूड इनकम हमारी क्या है, एसेट है, एसेट क्या होती है, डेबिट। तो एक्रूड इनकम में कौन सी इनकम है सर, कमीशन की। तो एंट्री नंबर 1, एक्रूड इनकम की जगह पर क्या लिख देंगे सर, अब इनकम क्यों लिख रहे हो, इनकम का नाम हमें पता है, कमीशन। अहे, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे सर, टू तो हम वही लिखेंगे जो हमारा मन करेगा, नहीं लिख सकते बेटा। इनकम कौन सी है वो, कमीशन अकाउंट। कितना हजार था, मान लो सर 6,000 था, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री हो गई। ये जाता है बैलेंस शीट में, ये जाता है P&L में। तो आप ध्यान रखना, इसकी सारी जो टर्मिनोलॉजी है, एक तो जाती है P&L में, एक जाती है बैलेंस शीट में। तो सर जो ये इधर वाली चीज़ डेबिट है वो तो बैलेंस शीट में जाएगी, जो क्रेडिट है वो P&L में जाएगी। और वो कैसे जाएगी, कब जाएगी, वो मैं आगे और बताऊंगा, याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, रट्टाफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है सर। अब सर एक वापस बता दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कोई सैलरी दी, एडवांस दी है ना, प्रीपेड सैलरी लिख दो, प्री पेड। अब एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस का नाम आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी दी सर, 3,000, अभी मैंने समझाई। टू क्या लिख देंगे सर, टू सर हमारा जो मन करेगा वो लिख देंगे, नहीं लिख सकते। ये प्रीपेड कौन सा खर्चा है, प्रीपेड सैलरी है, सैलरी अकाउंट लिख देंगे सर, कितने हजार, 3,000। तो भाई इस दोनों की एंट्री मैंने यहाँ बता दी, अब इन दोनों की एंट्री अपनी यहाँ बताएंगे। आ जाओ यहाँ सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारा जो खर्चा है रेंट का वो देना बाकी है। अच्छा सर रेंट का देना बाकी है, लिख दो। तो टू लिखेंगे, टू आउट
स्टैंडिंग क्या बाकी है एक्सपेंस की जगह, रेंट। इस एक्सपेंस की जगह अपना क्या बाकी है, रेंट। तो सर ये लायबिलिटीज है, एक सीआर हो रही है, तो ये भी क्या होगी सर, एंट्री में भी ये सीआर हो जाएगा। कितना हजार का रेंट बाकी है सर, 30,000 का रेंट बाकी है, 10,000 पर महीने से 3 महीने का बाकी रह गया। ठीक है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा सर, सर अब डेबिट में हम कुछ भी कर देंगे, डेबिट में हम कुछ भी कर देंगे, नहीं कर सकते भाई, आउटस्टैंडिंग क्या है आपका सर, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो डेबिट में क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना हजार का, 30,000 का। तो कुछ भी नहीं कर सकते, मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जो चीज होगी वो ही करेंगे। ओके सर, ये एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 4, अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो हमने प्राप्त कर ली है बट कमाई नहीं है, हमने प्राप्त कर ली, पैसे आ गए हमारे पास। मान लो हमने किसी को माल बेचने का ऑर्डर लिया है ना, कि भाई 50 लाख का माल भेज देना, मैं कि ठीक है सर भेज देंगे। अब 50 लाख में से 25 लाख उसने मुझे पहले ही दे दिए, एडवांस रिसीव कर दी हमने, कर ली सर। अब मुझे पता है 25 लाख के माल के मेरे पास पैसे आ गए, 25 लाख, 5 लाख तो मेरा इनकम है ना, तो प्रॉफिट है। तो भाई साहब अब मेरे पास एडवांस मिल गया, जब उसको माल भेजूंगा, उसको माल पसंद आएगा, उसको कहेगा डन सर मजा आ गया, तो पीछे वाला और पैसे देगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तब मेरी इनकम होगी ना। तो जब मुझे एडवांस में ही पैसा मिला हुआ है, एडवांस के अंदर कोई इनकम मिली हुई है, लेकिन है अगले साल से संबंधित, अभी तक मैंने वो प्रॉपर कमा नहीं ली है, अनअर्न्ड है, अर्न तो है लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, तो वो, तो ये क्या है, अनअर्न इनकम सर, क्रेडिट है। तो अपन अनअर्न इनकम को क्या करेंगे सर, टू अनअर्न इनकम, टू अनअर्न इनकम में मान लो कमीशन, किसी ने कहा मेरी ये संपत्ति बिकवा देना, मैं आपको कमीशन दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है आप कमीशन दे देना, मैं संपत्ति बिकवा दूंगा, पहले दे दो। अब उसने कमीशन दे दिया और अभी तक हमने उसकी संपत्ति बिकवाई नहीं है, तो हम लिख देंगे कमीशन। लेकिन सर अब डेबिट में कुछ लिखना है, हम तो मन से लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे बेटा मन से, डेबिट में लिखना कमीशन। कितने हजार का, 10,000 कमीशन मिला, लेकिन अभी तक हमने उसकी प्रॉपर्टी वो बिकवाई नहीं है, तो अभी तक हमें वो कमीशन मिल तो गया है लेकिन अभी तक हमारा नहीं हुआ है, अगले साल बिकेगी तब हमारा होगा, तो अगले साल की इनकम आनी जाएगी। तो बेटा 1 2 3 4 की एंट्रीज अब आपको समझ में आ गई। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चलते हैं, ये भी मैंने एंट्री समझाई है, ठीक है सर। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा प्रोफॉर्मा के साथ, मजा आ जाएगा आपको, है ना, आज ही बताऊंगा। फिर इसके बाद अब जो आउटस्टैंडिंग जो हमने 4 निकाली ना, एडजस्टमेंट है वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, वो मैं इनडायरेक्टली मैंने आपको एडजस्टमेंट की एंट्री बता दी 4, एक बार साथ में ब्रीफ रिवीजन करा दूंगा आउट एडजस्टमेंट एंट्री का, तब आपको सर यही थी क्या, ये तो मजा आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला, आपने बातों ही बातों में एडजस्टमेंट सिखा दिए, मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखा दिया एंट्री। तो अब एंट्री का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो भाई साहब सैलरी, मान लो ये कैश बुक के अंदर से सैलरी है, रोकड़िया सैलरी देता है, वो एंट्री करता है, एंट्री की मैं यहाँ पोस्टिंग करूंगा पी एंड एल में, ठीक है। तो जब भी कोई एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग होती है पी एंड एल में, ठीक है। कभी भी कोई भी खर्चों की एंट्री होगी, चाहे इनकम की एंट्री होगी, तो उसकी पोस्टिंग होगी या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या होगी पी एंड एल में, ठीक है। तो चीज वो सीखते हैं। तो पहले सीखो भाई, हमने दी सैलरी, हमने क्या दी सर, सैलरी पेड करी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी दी सर, 15,000। ओहो सर आपने तो गजब डायरेक्ट ही अपने कॉन्सेप्ट ठोक दिया, वही अभी हमने पढ़ाया जो, बिल्कुल। टू कैश कितनी दी सर, 15,000। यार ये क्या है रे, अरे यार क्या है रे, चलो जैसा है 15,000 समझ लेना, 16 दिख रहा है, हाँ। अब भाई साहब मैंने क्या कहा, ये सैलरी दी उस रोकड़िए ने, वो आ गया मेरे पास, सर सैलरी का पेमेंट हो गया, लाओ देखी, ये क्या है, सैलरी देनी थी 12,000, क्या दे रखा आपने सर, हमने 15,000 दे रखा है। मतलब कि एडवांस में दे रखा है, हाँ सर हमने एडवांस में दे रखा है, कितनी ज्यादा दे रखी है, डायरेक्ट में अब पहले इधर वाले उठे थी, अब बेटा एडवांस नीचे वाला उठा, प्रीपेड वाला, प्रीपेड सैलरी दे रखी है। चलो यार कोई बात नहीं, सैलरी दे दी है ठीक है, ज्यादा दे दी रिकॉर्ड तो करेंगे। तो हमारे जो सैलरी ज्यादा दे रखी है तो सैलरी पीएनएल में जाएगी डायरेक्ट, तो इस पर सैलरी को पीएनएल में डाल दो, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने हजार, 15,000, टू पीएनएल अकाउंट कितने हजार सर, अब क्या करें हम 15,000 लिख देते हैं, मान लो ऐसे अगर हमने लिखा, तो हम यहाँ पर
सैलरी दी, तो सर सैलरी हमने यहाँ P&L में ट्रांसफर कर दी, तो सर ये एंट्री सही है क्या? अब भाई साहब आपने अगर मेरे वर्कशॉप देखे हैं, अगर आपने मेरी अकाउंटिंग अच्छे से समझी है, तो आप ये मेरी एंट्री करते ही आप कहोगे सर ने एंट्री गलत कर दी, तो समझना आपको अकाउंट अच्छे से समझ में आ रही है, मजा आ जाएगा। नहीं आ रही तो भैया वापस से मैं कुछ समझाने चाह रहा हूँ वो समझ लेना। सर सैलरी डेबिट कितने से? सर 15,000 से हमने दे दी, यहाँ पे मैंने सैलरी और डेबिट कर दी। अरे सर ये क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000, सैलरी अकाउंट और डेबिट 15,000, सैलरी कितनी चली गई सर? 30,000 की चली गई। ये तो कोई ट्रांसफर की एंट्री हुई नहीं, एंट्री गलत हो गई। अब रोकड़िए के खाते से दी गई सैलरी मुझे P&L में ट्रांसफर करनी है, यहाँ वहां से यहाँ ट्रांसफर करनी है, तो सैलरी वहां डेबिट थी, यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी सर? क्रेडिट हो जाएगी सर, क्रेडिट कीजिए। अब 10 मिनट पहले मैंने सिखाई थी ना वो एंट्री, याद थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो सर ये आपने गलत कर दिया सर, ये सर मजा नहीं आया, चलो आ जाओ, ये सर आपने गलत कर दिया सर, यहाँ हटाओ इसको वापस सर। हाँ हटा रहे भाई, चिल्लाओ मत, डांटो मत मुझे पता है ये सैलरी क्या है, डेबिट। मुझे सैलरी, अब मैं यहाँ क्वेश्चन की हेडिंग लिख रहा हूँ, सैलरी ट्रांसफर टू P&L। सैलरी को अपने को इसमें ट्रांसफर करना है सर P&L में, तो ट्रांसफर कर देंगे। जब भी कोई अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट क्या हो जाता है? क्रेडिट। और सैलरी यहाँ पर क्या है? डेबिट। तो मुझे इसको ट्रांसफर करना है, क्या हो जाएगा? टू सैलरी। सैलरी अकाउंट कितना 1000 से? सर 15,000 से। ऊपर क्या आएगा? P&L अकाउंट। सर डेबिट आएगा कितना 1000 से? 15,000 से। अरे नहीं सर 15,000 से नहीं आएगा, एक्चुअल में इस साल की कितनी सैलरी है सर? इस साल की सैलरी 12,000 की है, तो प्रीपेड कितनी दे दी, एडवांस में कितनी दे दी? एडवांस लिखो या प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 1000? 3,000। तो भाई साहब आ जाओ अब मेरे लैंड में, यहाँ पर ये देखो सैलरी प्रीपेड हो रखी है कितना 1000 से? 3,000 से। सैलरी अकाउंट क्रेडिट कितना से? 15,000 से। अब P&L के अंदर किसी पोस्टिंग कर दो या इसकी सैलरी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दो, सैलरी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होगी, ये दोनों चीजें लिखेंगे ना अपन। तो यार इस कॉमर्स के बच्चे हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी भाई इनकम है, ये हमारी क्या है? इनकम है भाई। हमने खर्चे जो किए हमारे एसेट्स के रूप में पड़े हैं, एडवांस के रूप में पड़े हैं। P&L में सैलरी कितनी जाएगी सर? P&L में सैलरी सर ये 12,000 से जाएगी। ओके सर ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं P&L में टू सैलरी 12,000। सर ऐसे कैसे 12,000? देखते जाओ। अब एडवांस या प्रीपेड ये जो है ये अब मेरे बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। एडवांस सर ये एस मतलब सर एडवांस सैलरी कितनी 1000 हमने दे रखा है एडवांस में, तो हमारी पैसे किसी और के पास पड़े हैं, अभी तक हमें काम नहीं लिए, इसका मतलब वो हमारी संपत्ति है सर। ये हो गया, ये हो गया। तो सर ये सैलरी पूरी, ये इसका क्या करेंगे 15,000 का, ये इंटर कॉलम आएगा, इसमें से लेस करेंगे एडवांस सैलरी कितने 1000? 3,000। पीछे कितना बचा सर? 12,000। तो यह 12,000 थोड़ा नीचे ज़्यादा लिख दिया, यहाँ आएगा 12,000। तो इसी चीज़ को समझाना चाहता हूँ मैं कि भाई साहब ये जो एंट्री हो रही है, इस एंट्री का ये रिजल्ट है, ये और ये रिजल्ट ये एंट्री देखो सैलरी कितने से? 15,000 से। तो सैलरी कितनी? 15,000। इसमें से 3,000 तो कितनी की है सर? अगले साल की है, हमने एडवांस दे दी। जो ये एडवांस दी गई सैलरी है वो इस साल की नहीं है, तो हमने इंटर कॉलम में लग दिया। भाई इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है, जिस अमाउंट का एडजस्टमेंट करना बाकी होता है वो सर इंटर कॉलम में लिख दी जाती है। अच्छा इसका एडजस्टमेंट क्या करना बाकी है? ये जो सैलरी है 15,000 इस साल की नहीं है, इसके अंदर कुछ अगले साल का है। देखो ये 15,000 सैलरी है, तो इस साल की 15,000 नहीं है, अगले साल की। अगले साल कितनी है? 3,000। तो अगले साल वाले लेस कर दो ना, तो 3,000 लेस कर दी। पीछे नेट सैलरी कितनी है इस साल की? सर इस साल की नेट सैलरी 12,000 लिख दी भाई हमने। कोई दिक्कत हो तो बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं इसी चीज़ों को और ज़्यादा शॉर्ट करते करते बताऊंगा। ये तो मैंने डिटेल बताई है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमने दिया रेंट, अब हमने क्या दिया? रेंट। यहाँ आ जाओ, रेंट
पेड 1000 रुपये पर मंथ, टोटल रेंट पेड टू मोहन 20,000 रुपया। ये क्या कर दिया सर, रेंट पेड कितना है 1000 रुपये पर मंथ, टोटल पेड कितना कर दिया 20,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना दिया सर, हमने दिया है 20,000। कितना दिया, यहाँ पे कुछ मत लिखो, एक बार रुको समझाने के लिए, यहाँ पे कुछ मत लिखो। रेंट अकाउंट डेबिट सर हमने दिया 20,000, ओके, टू कैश रोकड़िया ने कितना दिया 20,000, कोई दिक्कत नहीं, रोकड़िया ने 20,000 दे दिया, रोकड़िया है हमारे पास सर, हमने रेंट का खर्चा दे दिया, ओ सॉरी खर्चा दे दिया। वही चीज सिखा रहा हूँ एडवांस वाली चीज, और बिल्कुल शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। हमें पेड कितने करने थे 1000 रुपये इंटू 12 महीने के 12,000। अरे भाई हम आया इतना दूं, रेंट कितना है 1000 रुपया पर मंथ, इंटू 12 महीने से कितना होना चाहिए सर 12,000। आपने कितना दे दिया टोटल सर, मैंने दे दिया 20,000, तो 8,000 क्या हो गया, 8 महीने का तूने एडवांस दे दिया। ये क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। हाँ सर ये तो गया, तो भाई कैश जाने की भी एंट्री करोगे तो कैश कितना जाएगा, रेंट की सैलरी जब रेंट गया तो सर कैश जाने की एंट्री हो गई, ये रही रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 उस रोकड़ी से गया, उसने अपनी एंट्री कर दी। अब इस रेंट को हम पीएनएल में कितना डालेंगे, तो एंट्री करने की बजाय आप डायरेक्ट उसको पीएनएल में डाल सकते हो। सर हमारा पीएनएल में रेंट कितना जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पर रेंट टू रेंट कितना दिया हमने सर 20,000 दिया, तो हम यहाँ इधर लगेंगे 20,000, क्यों हमारा रेंट के लिए कैश कितना गया, तो कि हमें पता रहे ना इस साल का रेंट हमने टोटल पेड कितना किया सर 20,000। चलो ठीक है, लेकिन इसमें से ये एडवांस कितना है अगले साल के 1000 पर महीने से तो 12,000 ही होता है, हमने दे दिया टोटल 20,000 मोहन को, इसका मतलब 8,000 ज्यादा चला गया, तो सर इसमें से लेस कर देंगे कितना, एडवांस या प्रीपेड रेंट कितना 8,000, तो एक्चुअल में इस साल का रेंट कितना 12,000। अब ये एडवांस दिया, जो देखो इंटर कॉलम में जो एडजस्टमेंट होता है ना, ये एडवांस दिया इस साल का नहीं है अगले साल का है, तो इस साल में ज्यादा कितना गया हुआ वो हमारी संपत्ति है, तो एडवांस रेंट वापस यहाँ आएगा, एडवांस या प्रीपेड रेंट के नाम से कितना 1000 सर 8,000। कोई दिक्कत हो तो बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सर एडवांस किए गए, एडवांस बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है इसलिए मैंने करा दी, ठीक है। अब एक्रूड इनकम क्यों बाई साइड में, अभी तो मैंने खर्चों वाला कराया, आगे सर आ जाओ, हो गया दिमाग में कोई दिक्कत नहीं, एडवांस आ गई, अभी आउटस्टैंडिंग बकाया नहीं करा रहा हूँ, पहले एडवांस करा रहा हूँ ताकि दिमाग में कुछ बत्ती जले, ये आपको समझ में आनी चाहिए। कितने साल का था, कितना था, या टोटल कितना दे दिया सर, टोटल दे दिया हमने 20,000, ठीक है। अब देखो ये रोकड़िया था, उससे बेचारे से कैश कितना गया ये सोचो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वो सोचो, एट ए टाइम एट ए मोमेंट आपने कैश कितना दिया सर, उस बंदे ने रेंट का कैश दिया, कितना कैश गया उससे सर, उससे 20,000 गया, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, आपको एंट्री बता रखी है, तो कैश गया सर 20,000, किसका गया रेंट का। अब वो रोकड़ी आया एंट्री लेके दौड़ा दौड़ा, सर ये गलती हो गई, क्या हो गई गलती सर, मैंने रेंट दे दिया सर, हाँ अच्छा क्या ना रेंट दे दिया, तो सर मैंने 1000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से 12,000 देना था, मैं तो भूल गया, रेंट मैंने 1000 रुपये के हिसाब से 20 महीने करके 20 महीने का दे दिया। अरे यार इतना क्यों दे दिया, 8 महीने का तूने एडवांस क्यों दिया, क्या सर मैं तो भूल से दे दिया। अब मकान मालिक के पास जाओ, उनसे वापस मांगो, इससे बढ़िया है अगले महीने में अपन को देने की जरूरत नहीं, सोचो, तो उसने कहा ठीक है, तो इस रेंट को मैं खर्चे में कितना डालूं, तो रेंट को सर ट्रांसफर कर देंगे, वो रोकड़ी ऐसे मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे पीएनएल अकाउंट में, ये सोचो ना प्रैक्टिकली, तो ये रेंट डेबिट है, ट्रांसफर करूंगा, ये रेंट क्या हो जाएगा टू रेंट अकाउंट कितना 1000 सर 20,000, भाई मुझे इसमें पीएनएल में कितना डालूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना सर, पीएनएल में डालेंगे अपन 12,000, और प्रीपेड कितना, रेंट अकाउंट डेबिट कितना सर 8,000, बस एंट्री होगी प्रीपेड की। प्रीपेड हमने किसी को एडवांस दे रखा है, हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा है, तो वो हमारी संपत्ति है, संपत्ति क्या है प्रीपेड रेंट हमारी संपत्ति है, तो ये रहा देखो प्रीपेड रेंट डेबिट संपत्ति होती है डेबिट, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये आ जाओ, प्रीपेड सैलरी, हमने किसी को एडवांस सैलरी दी तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, करी कि नहीं करी,
करी सर, ये भी डेबिट थी या थ्रू सैलरी करी थी, तो यहाँ पर हमने अभी इस बार क्या दिया, ऊपर था रेंट, हमने लिखा नहीं। मैंने आपको सिर्फ ये एडजस्टमेंट की एंट्री करना सिखाई थी। अभी अभी कंबाइंड में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसकी एंट्री बुकों में यही एंट्री लिखी होती है, सिंपल सी, ठीक है। अब देखो, रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पूरा, है ना। तो यहाँ पर सैलरी, सैलरी जो क्या होगा, रेंट, और रेंट तो फाइनली एंट्री थी बन रही है ना एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बन रही है, यही एंट्री एडजस्टमेंट की बन रही है, ऊपर मत लिखो कुछ। तो सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री ये है कि हमने इतना एडजस्टमेंट किया। देखो खातों के बीच में हमने कितना एडजस्टमेंट किया, इधर आओ सर। देखो खातों के बीच में तो हमने एडजस्टमेंट 15 में से एडजस्टमेंट कितना किया सर, 3000 का। 20 में से एडजस्टमेंट कितना किया, 8000 का। फाइनल अमाउंट कितना है, 12000। फाइनल तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। एडजस्टमेंट कहाँ हुए, इंटर कॉलम में। ओ तेरे तो इतना बड़ा, क्या रबड़ इतना बड़ा, गलत बात है। ओके सर, आ जाओ भैया, समझ में आ गया आपको सर, आ गया यहाँ तक सर, हमको समझ में आ गया। एडवांस रेंट वगैरह की बातें समझ में हमको आ गई सर, अच्छे से आ गई। अब आगे चलो आप, अब चलते आगे। ये और बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ आ जाइए। ये है हम, हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेसमैन, इसने इसको लोन दिया, लोन एंड एडवांस, या तो लोन दिया या एडवांस पैसे दिए कि ले भाई मुझे माल भेज देना, एडवांस पकड़ 1 लाख रुपया, 1 महीने के अंदर अंदर माल आ जाना चाहिए। ठीक है सर, आ जाएगा। अब हुआ क्या, भाई साहब ने माल भेजा नहीं टाइम पे, 6 महीने खा गया, और हर महीने के हिसाब से हमने ब्याज ठोक दिया। अब उससे पैसा मांग रहे हैं, तो ब्याज के साथ पैसा देगा कि नहीं देगा, कमा लिया सर ब्याज हमने, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। या फिर सिंपल सा मानो भाई, ये हमारा ईयर चल रहा है, या हमारी बन रही है बैलेंस शीट, यहाँ पर हमने किसी को लोन दिया, कहाँ पर हमने लोन दिया, यहाँ पर, यहाँ से ब्याज देगा यहाँ पर। ये ईयर जो अगला है वो कहाँ पूरा होगा, ईयर जो पूरा होगा वो होगा यहाँ पर। ये सर फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है सर। ओके सर, अब इस 6 महीने में, और इस 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, यहाँ का इंटरेस्ट 6000, यहाँ का इंटरेस्ट 6000, यहाँ मिले अमाउंट रिसीव, रिसीव कितना, 12000। लेकिन हम बैलेंस शीट कौन सी ईयर की बनाएंगे, अभी हमें भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। जब ये 6 महीने पूरे होंगे तब ये देगा। हम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने कितना कमा लिए, 6000। क्या अभी तक उसने दिए नहीं दिए, तो हमारा ये एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो हम, हमारा क्या हो गया, एक्रूड, अभी तक हमने कमाया नहीं है, तो भाई कैश का कुछ हिसाब किताब हुआ ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट एंट्री ही करेंगे। इसलिए मैंने वो कैश की एंट्रियों के साथ बताया, आउटस्टैंडिंग का एडवांस वाला। एडवांस देते तो हमारा कैश चला जाता ना, इसलिए इंटर कॉलम में लिखना, उसमें से लेस करना। ये प्रेजेंटेशन प्योर है और शुद्ध है, ऐसी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए। यहाँ जो एक्रूड इनकम, तो सर हमारा ना तो कैश आया ना कैश गया, डायरेक्ट क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना 1000 सर, 6000, 6 महीने का, 6 महीने का, 6 उल्टा 6000 रुपया। टू, हम सर टू कुछ भी लिख देंगे यार, टू कुछ भी नहीं लिखेंगे भाई, कि इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट की है, कमीशन की है, किसकी है, इंटरेस्ट किया, तो लिखे टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। ये नॉन कैश एडजस्टमेंट है, क्या है, नॉन कैश एडजस्टमेंट है बस। अब कैश तो अगले साल आएगा ना, तब रोकड़िया दौड़ गएगा, दौड़ गएगा, अरे सर 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 सर, अरे भाई क्या हुआ, ये सर हमारा 6000 रुपये की जगह 12000 रुपया आ गया। अरे भाई ये जनवरी से लेकर यहाँ तक सर 6000 ब्याज बढ़ता है, लेकिन हमारे पास 12 आ गया। अरे भाई चुप, पागल कहीं का, तू तो रोकड़ का हिसाब रख, बाकी आके मुझे बता दिया अगर। ये 6000 जो है बेटा, ये पिछले साल का है, वहां मैंने एंट्री कर रखी है, उस एंट्री को यहाँ आप जब करेंगे तो पोस्ट करेंगे, वापस उस टाइम रिवर्स करेंगे। अब मैं इस साल की एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, मैं भी इस साल की एंट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस साल की एंट्री भी कब होगी, ये होगी अगले साल में एंट्री, क्या होगी, जब रोकड़िया कैश देगा तब होगी, रोकड़िया के पास कैश आएगा तब होगी। अभी तो ये की सीन है नहीं ना हमारे पास, हम तो यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो आ जाओ, ये एंट्री हो गई, बस इतनी ही सर। वो दो दो एंट्री ट्रांसफर करना, रोकड़िया दौड़ गएगा, अरे नहीं आएगा अभी, क्यों आएगा, ना तो उसने एडवांस दिया ना एडवांस रिसीव किया, अभी तक वो नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, एडवांस रिसीव हो, अर्न इनकम हो तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया। अब ये एंट्री हो गई, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम सर हमने देखा था, एक ही कहाँ देखा था सर, ये देखा था हमने बैलेंस शीट की एसेट्स में, डाल दो बैलेंस शीट की एसेट्स में, करंट एसेट्स में आता है एक्रूड
इंटरेस्ट के नाम से। कितने हजार रुपया भाई सर? सर 6,000 रुपया। सर ये हमारा फायदा भी है इस साल का, तो पी एंड एल के बाई में डाल दो, है ना। बाई यहाँ आता है ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, फिर आएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट, कितना? 6,000 रुपया। तो सर अब फाइनली ये एक्रूड इनकम जो क्या जाएगी, ये जाएगी भाई बैलेंस शीट में, और ये जाएगी भाई पी एंड एल में। हो गया सर। अब सर एडवांस पेड का करा दिया, एक्रूड का करा दिया, एसेट्स की दोनों चीजें करा दी। एसेट साइड में जो दो चीज आती है, एक तो चीज क्या आती है भाई सर, एक्रूड इनकम, एक आती है प्री पेड या एडवांस पेड, ये चीज मैंने करा दी है भाई, ठीक है। एसेट साइड करा दी। अब लाइबिलिटीज को पकड़े, इसको पकड़े, ओके सर पकड़ लो, छोड़ना मत किसी को भी, छोड़ेंगे तो हम किसी को ही नहीं, गलती करते तो हम छोड़ दे, बाप को भी नहीं, नहीं भाई बाप बाप होता है भाई, गलती कर सकता है, उसको तुम छोड़ दो क्या, हाथ ही नहीं लगाते, पकड़ते ही नहीं। आ जाओ यहाँ आ जाओ, हाँ ज्यादा ही मजा आ रहा है तो ढोल बजाओ, डम डमा डम डम डमा डम बाजा रे, आ जाओ यहाँ जाओ, रपड़ जाओ। हाँ अब देखो ये है लाइबिलिटी साइड, इसमें एंट्री कैसे फिल होगी? सैलरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, रेंट हो, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो जो देना अभी भी बाकी हो, तो सर आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो इधर आता है। स्टैंडिंग अब कौन सा खर्चा है वो लगा लेंगे। तो मान लो हमें रेंट देना था, हमने तो एडवांस दे रखा है, सैलरी एडवांस दे रखी है, तो सर हम बकाया क्या रखें? कुछ ऐसी चीज बकाया रखो जो हमें कंफ्यूज नहीं करे, हमें कुछ चीजें स्ट्रांग हो जाए। हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई भी खर्चा पकड़ लो, स्टेशनरी का खर्चा पकड़ लो या मंथ के हिसाब से खर्चा पकड़ते हो, ज्यादा समझ में अच्छे से आता है। रेंट पकड़ लो, है ना सर। रेंट, रेंट होता है 1,000 रुपए पर मंथ से 12 महीने कितना होता है सर? 12,000 होता है, एक्चुअल में ये होता है। पेड कितना करा? एक्चुअली पेड, ये मत लिखो, होता है पेड करा 1,000 रुपए इंटू 10 महीना, 10,000 पेड करा। तो भाई साहब एंट्री क्या होगी सर? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना गया सर? 10,000 गया। आपको ये एंट्री थोड़ी करनी है, आपको करनी है सर एंट्री जो रेंट बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग रेंट रहा हमारा, रेंट, रेंट कितना बाकी है सर? रेंट हमारा सर 2,000 बाकी है, तो यहां लिख लो 2,000। तो सर ये रेंट हमने दिया, हमारा खर्चा टू रेंट, रेंट अकाउंट कितना सर? हमने दिया 10,000। क्या इसमें एडजस्टमेंट बाकी है? हाँ सर बाकी है, हमें 2,000 और देना था सर, 12,000 देना था, तो 2,000 यहां तो लिख दिया, इसमें कर दो ऐड, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 2,000, टोटल कितना होगा? जिस साल में जितना खर्चा होना है वो उस साल में खर्चा आएगा, 12,000 तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन दिया तो हमने 10,000 ना सर। इसकी वो केस ये रोकड़ी वाली समझा दो, केस ये रोकड़ी वाली समझा दे, समझ लो। आ जाओ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, पूरे पेपर को, आ जाओ केस ये रोकड़ी वाली समझा देते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। अब रोकड़ी आया मेरे पास, सर ये लो मैंने रेंट दे दिया, मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? 2 महीने के कम दे दिए सर, इस बार हमने केस हमारे पास था नहीं, मैंने कन्विंस कर दिया मकान वाले को। वेरी गुड वेरी गुड, कन्विंस कर दिया, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट कितना है तेरा? 10,000, टू कैश तेरा गया 10,000। अब मैं इसको पी एंड एल में डाल दूं, कहाँ से डाल दूं? तो टू डालूंगा पी एंड एल में, है ना। तो टू रेंट अकाउंट, ये जो डेबिट है इसको ट्रांसफर करूंगा पी एंड एल में, रोकड़िया के खातों से मेरे खाते के पी एंड एल में ट्रांसफर करूंगा, तो डेबिट का क्या हो जाएगा सर? कैड हो जाएगा। तो ये रेंट डेबिट का ये क्या हो जाएगा? टू रेंट अकाउंट कितना? 1,000, 10,000 सर, अच्छी बात है। अब सर टू मैं कहूंगा बाकी कितना है? रेंट आउट स्टैंडिंग अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है?
100 और आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना रह गया 2000 रुपया। ऊपर क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कितना हजार सर 12,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है ना, तो रेंट को ट्रांसफर करेंगे P&L में। P&L टाइम कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया आपने। वापस 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 अरे वापस वापस रेंट पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। ये एंट्री गलत कर दी थोड़ी सी। अब रोकड़ी आएगा, बोलेगा कि सर रेंट कितना था, रेंट था सर 10,000, सॉरी 12,000। रेंट कितना था सर 12,000, मैंने कितना दिया उसको 10,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना बाकी है सर 2,000। इसको अपन डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से CR से 10,000 से, और रेंट कितने से वापस कर देंगे DR से 12,000 से। ये कैश के साथ वाली एंट्री हो गई। अब रेंट P&L में कितना ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितना हजार से सर 12,000 से, ये 12,000 से कोई एंट्री नहीं। अब P&L में रेंट कितना जाएगा सर 12,000, ये ना P&L में रेंट 12,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, पूरा रेंट नहीं गया, 2,000 का एडजस्टमेंट है, तो इसमें से ये लेस ऐड कर देंगे वापस और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखा देंगे। यहाँ ऐड करा, हमने खर्चा पूरा चुकाया, पूरे साल का चुकाया, अरे भाई नहीं चुकाया, ये 10 ही चुकाया, 2 बाकी है, 2 बाकी बैलेंस देना है, तो ये 2 बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो अंदर एडजस्टमेंट आते हैं वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं, या तो एसेट में चले जाते हैं या लायबिलिटीज में चले जाते हैं। ठीक है सर, ओके सर, अब हमें समझ में आ गया। आपको इतना बैकग्राउंड याद नहीं रखना है, फाइनली वो 4 एंट्री याद रखनी है। इधर आओ, मैं तो आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, साथ ही साथ में समझ में आपको सिर्फ ये 4 एंट्री याद रखनी है। वापस देखो, एक्रूड रेंट है तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, ये एसेट है, एसेट डेबिट होगी, तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड रेंट टू रेंट। क्योंकि ये इधर आने वाली चीजें एसेट होती है तो ये डेबिट होगी, इसके पीछे जो लगने वाला नाम होगा वो कैड होगा। इधर जो लग रही है ये सब क्रेडिट होगी, इनके पीछे वाला एक्सपेंसेस इनकम का जो नाम होगा वो डेबिट होगा, ऐसे एंट्री बनेगी। तो ये एंट्री, ये पन्ना आपके लिए मोस्ट है ना। वो तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए। बैकग्राउंड तो आपको समझने के लिए बताया भाई इस तरह से होती है। ठीक है, अभी आप बैकग्राउंड के चक्कर में, समझाने के लिए चक्कर में बताया है ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे और ये एंट्री याद रहे भाई। हमारे पास खूब सारा टाइम हो तो हम क्या टॉपिक बाई टॉपिक, एंट्रीज बाई एंट्रीज, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके उसको फिर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके फिर शॉर्टकट में पहुंचते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। अब आ जाओ यहाँ, आ जाओ भाई यहाँ। आउटस्टैंडिंग तो हो गया, इसमें सर एक और अनअर्न इनकम बची है, वो आगे वाली बैलेंस शीट पड़ी है उसमें बता देते हैं। आ जाओ, अब क्या हुआ, अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो हमें प्राप्त होगी, एडवांस रिसीव हो गया है ना। हमने क्या हुआ, किसी को ब्याज पे पैसा दिया, ये था, ओके सर, इसने इसको पैसे दिए एडवांस में। देखो आपको एंट्री समझा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिकली आएगा कैसे आएगा वो सब मैं बाद बता रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर MCQ कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट, सब आपका MCQ ये क्लियर हो जाएगा फंडा सारा। इसने इस बंदे को, ये हमारा बिजनेसमैन, ये हमारा बिजनेसमैन, इसने इसको कितना दिए, 1,00,000 रुपए दिए। कब दिए, ये पहला साल, अकाउंटिंग ईयर जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। यार इतने ऐसे ऐसे वर्ड डालूंगा तो आपको ये क्या क्या नए नए वर्ड डाल रहे हैं सर, समझ में नहीं आएगा। ये फर्स्ट ईयर है ना, हमने यहाँ पर इस बंदे को ब्याज पे पैसे दिए, यहाँ पे दिए, ये होगा 12 महीने, 1,000 रुपए पर मंथ इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से है ना। इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ रिसीव होगा। हम ठहरे थोड़े बदमाश टाइप के, हमने कहा भाई ऐसा कर, ये 1,00,000 रुपए पकड़, मुझे 12 महीने का एडवांस ब्याज चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, तो यहां पर मुझे 12,000 रुपए एडवांस रिसीव हो गई, एडवांस रिसीव, वो भी किसकी, इंटरेस्ट की एडवांस रिसीव होगी। क्या ये 12,000, 6,000 तो इस ईयर का है, 6,000 अपने इस ईयर का है। हाँ सर, ये हमको समझ में आ गया। तो ठीक है भाई, तो मेरे पास इस साल कैश आ गया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट कितना, अरे कितना भाई, मुझे मिला तो इंटरेस्ट है ना, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझे 6000, ये मेरा एडवांस है, ये मेरा टोटल है। तो अब टोटल केस ईयर को पता नहीं है। अब ब्याज जो बेचारा देने जाएगा ना, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं तो सबसे डील करता नहीं हूँ, ये समझो ना, केस ईयर के पास जाएगा 12,000 रुपये लेकर, 12,000 उसको दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये इसके पास आया 12,000। अब वो दौड़ा दौड़ा आएगा, अरे सर 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 हाँ फलाने चंद जी आए थे, 12,000 रुपये देखिए, उन्होंने कहा आज हमने एक लोन लिया है, आज ही लोन लेंगे, और आज ही देखो, आज ही तो हमने उसको लोन दिया, और आज ही उस बंदे ने वापस उसी लोन में से निकाल के 12,000 रुपये मुझे, सर उन्होंने हमें 12,000 रुपये काट के ब्याज का एडवांस दे दिया। अरे भाई मैं पता है, तू शांति कर, शांति, आगे ना पैसे, आगे कितना है, बारह ला इधर ला, घर ले जाएगा, गलती से नहीं दिया उन्होंने, भूल के नहीं दिया उन्होंने तो सर, अरे भाई ये मैंने एडवांस ब्याज दिया है, क्या सर ये एडवांस ब्याज है, अरे सर 6,000 यहाँ पे भी है, 6,000 यहाँ पे भी है, ये वाला 6,000 एडवांस नहीं है, तो अगले साल वाला जो यहाँ पे आ गया है ये एडवांस है, हाँ ऐसे बोलो ना सर, हाँ ओके। तो भाई मुझे इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट मेरा जाएगा P&L में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये केशियर के पास था, केशियर से मैं यहाँ लेके आके P&L में डालूंगा, कितना फायदा कितना घाटा, तो इस साल का फायदा कितना 6,000, इंटरेस्ट टोटल कितना आया 12,000, टू P&L में कितना डालूंगा सर 6,000, और टू उसमें एक्रूड इंटरेस्ट में कितना डालूंगा, अरे एक्रूड में क्यों, अनअर्न इनकम में, अनअर्न अनअर्न इंटरेस्ट कितना डालूंगा 6,000। अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इंटरेस्ट, अब आओ मेरी देखो पहले लाइन में जो मैंने 4 एंट्री कराई थी, ये रहा अनअर्न इनकम, कमीशन, अनअर्न इंटरेस्ट, कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न कमीशन, तो यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट कर दूं तो यहां पे भी क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या बनी वापस ध्यान रखना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इंटरेस्ट, 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 तो याद है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इंटरेस्ट 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम 6,000, तो भाई ये मैंने अलग अलग एंट्रियां तोड़ दी। बुक क्या करती है पता है, इस एक एंट्री को 2 एंट्री करती है, तो बुक कहती है भाई आपको एडजस्टमेंट एंट्री समझनी है ना, टोटल एंट्री थोड़ी नहीं है, और एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में 2-2 एंट्री में कौन मगजमारी करता है भाई, इसलिए अब आ जाओ यहाँ, ये क्या करेगा इंटरेस्ट, ये 6,000 तो आपके करंट ईयर का, और 6,000 आपके नेक्स्ट ईयर का, तो ये सर आपके जो है वो आपके एडवांस है, तो एक तो एंट्री क्या करेगा इंटरेस्ट P&L में डालने की है ना, इंटरेस्ट CR है तो ये क्या हो जाएगा टू इंटरेस्ट, ऊपर हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये यहाँ पे CR है, इसको ट्रांसफर करेंगे P&L में, P&L डेबिट, तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा सर, ये तो सेम ही कर रहे हो, फिर गलती हो रही है ना, हाँ भाई गलती हो रही है, ये गलती कर रहे हैं सर आप, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वापस सर गलती कर रहे हो आप, अच्छा अच्छा गलती कर रहे हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर CR है, ट्रांसफर कर दी, इंटरेस्ट हो जाएगा DR, इंटरेस्ट अकाउंट, अभी सर पहली बार करी तो एंट्री सही करी, दूसरी बार मैं भूल जाता हूँ भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, टू P&L कितना सर 6,000, सर यहाँ पर इंटरेस्ट तो 12,000 है, उससे आपने कैश से तो आपने जेब में 12,000 डाले, आपने सर एंट्री 6,000 ही करी, 6,000 क्या खा जाओगे क्या, अरे नहीं भाई ये तो 6,000 करंट ईयर के इंटरेस्ट की है, अच्छा सर बाकी वाला जो इंटरेस्ट है अभी तक अनअर्न्ड है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये जो P&L में डाल दिया, अब मुझे P&L में नहीं डालना है, अनअर्न इनकम में डालना है, अनअर्न इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट अकाउंट कितना सर ये 6,000, ये 6,000, तो बता इंटरेस्ट क्रेडिट कितने से, उसके पास क्रेडिट कितने से हुआ सर 12,000 से, उसमें से मैंने डेबिट करके ट्रांसफर कर ली कितनी 2, 6,000 6,000 6,000 डेबिट 6,000 डेबिट 12,000 से वापस डेबिट हो गया, तो ये एंट्री मैंने वहाँ आपको अलग से करनी बताई, मैं यहाँ अलग अलग 2 एंट्री तोड़ के नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आगे समझ में ना, तो फाइनली आपको तो एंट्रियाँ यही याद रखनी है जो मैंने स्टार्टिंग वो पेज पे 4 बताई थी, और उसको सोचने का तरीका ये क्या रखना है, लायबिलिटीज क्या होती है CR, तो वो जो अंदर नाम लिखे वो क्या होंगे CR, उसके नाम के पीछे जो खर्चा है इनकम आ रही है वो क्या हो जाएगी DR, ऐसे आपको याद रखना है जैसे भी मैंने बताया था, ठीक है सर। तो हम सर इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हुआ कितना, एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना आया सर 12,000, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है P&L में कहा जाएगा सर, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, इनकम जाएगी P&L में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ लिख दो पहले
बाई इंटरेस्ट। क्या लिख रहे हो सर, क्या लिख रहे हो सर, क्या लिख रहे हो? हम 10 दिन बाद देखेंगे तो क्या मतलब, 10 दिन बाद क्यों देखोगे रे, एग्जाम तो नजदीक आ गया ना। इंटरेस्ट अकाउंट कितना हजार सर? 12,000। अरे भाई हाँ आया तो सर 12,000। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर लेस कर दो। इसमें से एक्रूड कितना है या फिर एडवांस कितना मिला हुआ है, ये हमारी सर पूरी 12,000 इनकम नहीं है। अनअर्न कितनी है? अनअर्न इंटरेस्ट कितना है? 6,000। इस साल का इंटरेस्ट कितना है? इस साल का इंटरेस्ट जो 6,000 था वो हमने यहाँ लिख दिया। अगले साल का है वो यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में। अनअर्न इंटरेस्ट के नाम से 6,000। चारों की मैंने पोस्टिंग बता दी। पीएनएल में कहा कौन सी इनकम इनकम होगी वो बाई में, पीएनएल के बाई में जाएगी। खर्चे होंगे वो बैलेंस शीट के। अभी मैंने बैलेंस शीट पे ज़्यादा जोर दिया है, नेक्स्ट टाइम से इसका मैं और छोटा सा ब्रीफ रिवीजन दूंगा लास्ट में जब हम परफॉर्म में बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्म के ऊपर। सर ये क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा है भाई लोगों, अच्छी बात है, ये आपको अच्छी खासी चीज़ें सिखाएगा। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मे में। अब उनको मैं वापस एडजस्टमेंट को 4 एडजस्टमेंट सिखाए हैं अभी तक तो मैंने सिखाए हैं, फिर अकाउंट में डालना सिखाऊंगा इसमें परफॉर्मे में, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। एक ट्रिक बता देंगे और आपको याद रखने की, है ना, ट्रिक लगाऊंगा शानदार वाली। एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा या छोटी सी एक थीम दूंगा, गाने की थीम दूंगा, उस गाने की थीम से एडजस्टमेंट सारे पूरे होंगे। पहले आप ये करो फिर एडजस्टमेंट की गाने की थीम दूंगा। पहले यहाँ आओ सर, ट्रेडिंग अकाउंट आपने सिखाया, ओपनिंग स्टॉक बता दिया था, परचेज बता दिया था, अंदर क्यों लिखा सर? अरे भाई इसके अंदर एडजस्टमेंट है, ये सारी एडजस्टमेंट की एंट्री। ओहो इतनी सारी सर, ओह और मुंह बंद रख रहे। बहुत आसान है, सीपी सर पहले ही करवा चुका है। सीपी सर सारी एंट्री ये करा चुके हैं भाई, स्पेशल ट्रांजैक्शन एंट्री है, ये सब स्पेशल में मानी जाती है, करवा चुके हैं, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये सेल सर बता चुके हैं। अरे भी अंदर, अरे भाई अंदर 6 होती, सेल्स रिटर्न सब बता चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक सर बाई में आता है, ये पता है बच्चों को। परचेज ही आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर बता चुके, इधर आता है। अब देखो, इधर देखो, इधर आता है ओपनिंग स्टॉक और परचेज, इधर आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब पहले परचेज को समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक सर, परचेज के नीचे आपके क्या लिखा हुआ है? लेस। लेस में से परचेज रिटर्न। मान लो हमने 1 लाख का माल खरीदा, 20,000 का वापस भेज दिया, तो यहाँ पर हमारे पास परचेज कितनी पड़ी है सर? 20,000 ही पड़ी है। अगर 1 लाख का हमने माल खरीदा, 20,000 का वापस परचेज रिटर्न कर दिया, तो हमारा पास यहाँ पर परचेज कितनी पड़ी है सर? 80,000 की परचेज पड़ी है। आ गई ना समझ में? आ गई सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप इतना ही बढ़िया पढ़ाते हो, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है सर। खुद की तारीफ खुद मत किया करो, बाकी सब ठीक है सर। हाँ भाई आ जाओ। अब देखो बच्चे लोगों, बच्चे पार्टी, यहाँ आ जाओ। ये होगी परचेज रिटर्न। तो आपको पता है परचेज, जितना परचेज करा, मान लो यहाँ पर 1 लाख का परचेज करा, ध्यान देना, 1,000 का माल वापस भेज दिया, तो हमारे पास 99,000 का पड़ा है। ठीक है सर। अब कुछ टॉफी थी, मेरा पतलूलाल खाने का शौकीन है, परचेज की हुई टॉफी कहाँ ले गया? घर ले गया, खा गया। क्या सेल हुई सर? जब तक सेल नहीं होती तब तक किसी भी वजह से माल कम होता है, किसी भी वजह से माल कम होता है, तो भाई उसको हम सेल के अलावा, मान लो हमने माल, देखो माल हम खरीदते हैं, माल बेचते हैं, वापस सुना, माल हम खरीदते हैं, माल हम बेचते हैं। माल खरीदते हैं तो माल बढ़ता है, माल बेचते हैं तो माल घट जाता है। 100 बोरी खरीदी, 80 बोरी बेची सर, 20 बोरी पीछे स्टॉक में बची, 80 बोरी बिक गई सर, माल कम हो गया। ठीक है सर, 20 बोरी पड़ी है ना, उसमें से 1 बोरी खुद खा गया घर पे, 1 बोरी जल गया, 1 बोरी बह गया पानी में, है ना, मतलब किसी भी दूसरी वजह से जब माल कम होता है तो परचेज को सर हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री बताई नहीं बताई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश दिया, 1 लाख का माल खरीदा। अब परचेज यहाँ पर क्या है? डेबिट है। परचेज और डेबिट करेंगे तो और माल बढ़ेगा, परचेज क्रेडिट करेंगे तो माल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो ड्राइंग कर दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वापस ये परचेज लिखा हुआ है 10,000 का, यहाँ पर 10,000 का, है ना, ड्राइंग है ये,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो परचेज क्या है? डेबिट। यहाँ परचेज क्या? क्रेडिट। मान लो 1 लाख का माल खरीदा हल्का और 10,000 की टॉफियाँ घर के लिए लेके आए बच्चों के लिए, तो ड्राइंग कर ली, तो ड्राइंग से माल बढ़ा घटा? सर माल घट गया, तो परचेज डेबिट था तो ठीक है, वापस परचेज क्रेडिट हो गया 10,000 से, तो अब परचेज कितना बच गया? सब परचेज सर 90,000 का बच गया। परचेज जब भी कम होगा किसी भी कारण से, तो परचेज को हम एंट्री में क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। होता है डेबिट, एंट्री में कर देंगे सर क्रेडिट। ओके सर। तो परचेज के क्रेडिट होने के खूब सारे कारण हैं सर। कौन कौन से कारण हैं ये भी तो हमें बता दो। बताएंगे भाई, अभी बता रहे लो। खतरनाक खतरनाक लिखे हुए हैं, बत्ती जल जाएगी दिमाग की। परचेज रिटर्न से भी क्या होता है? तो एंट्री क्या हो गई? इससे पहले से एंट्री क्या हो गई? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज टू कैश। ये परचेज अकाउंट डेबिट है कितने से सर? 1 लाख से। और परचेज क्रेडिट कितने से हो गया सर? 10,000 से। पीछे परचेज कितने से बचा सर? 90,000 से। यही सोच सोच के चलना है आपको, ठीक है बेटा? ओके सर, यही सोच सोच के चलेंगे, पक्का सर, हम यही सोच सोच के चलेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ड्राइंग कर ली, माल खरीदा और माल घर के लिए लेके चला गया, तो माल कम हो गया तो परचेज क्रेडिट हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। डोनेशन, माल दान में दिया। सर माल में दान देते हो तो हमारा माल बढ़ता है, क्यों? लोग कहते हैं जब भगवान की दया से किसी को दोगे तो सर धन बढ़ेगा। अरे भाई धन बढ़ेगा, माल थोड़ी बढ़ेगा, माल तो गया है ना, माल तो कम हो रहा है ना। हाँ, डोनेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू परचेज, माल कम हो रहा है। फ्री सैंपल में हमने माल दिया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल कम हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में माल दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल कम हो रहा है। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और सर ये क्या हो गया? अरे भाई चुप रहो, इधर आओ। मेरी सीमेंट की एजेंसी है, ध्यान देना, मेरी सीमेंट की एजेंसी है, गोदाम बना रखा है, स्टोर बना रखा है, बहुत बड़ा आगे शोरूम बना रखा है, वहां बैठ के हिसाब किताब चलते रहते हैं, लोगों से डील चलती रहती है, पीछे बना के गोदाम बना रखा है। सीमेंट वहां से आता है, 10-10, 20-20 ट्रक आती है और वहां खाली हो जाती है। अब मेरा काम इतना बढ़ रहा है, आया हुआ 20-25 ट्रक में से 2 ट्रक माल निकाला और एक नई बिल्डिंग बना दी। 2 ट्रक माल निकाला, नई बिल्डिंग बनाने में काम ले लिया, मेरी बिजनेस की बिल्डिंग। तो मेरी बिजनेस की बिल्डिंग क्या, मैंने कैश दिया, इधर देखो, मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग मटेरियल पूरा लिख लो ना, बिल्डिंग मटेरियल दिया टू कैश, कितने का? 10 लाख का बिल्डिंग मटेरियल दिया, तो कैश गया। एक और बिल्डिंग मटेरियल, ये बिल्डिंग है भैया, बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों? यहां पर सर हमसे कैश नहीं किया, हमारे गोदाम से उस बिल्डिंग की जो फैक्ट्री बन रही है उसके लिए हमारा माल गया। तो माल का, अगर हमारा माल हमारी किसी माल की संपत्ति बनाता है, हमारी संपत्ति, जैसे कि मान लो अपन क्या करते हैं भाई, प्लाईवुड का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? प्लाईवुड का बिजनेस है सर, ठीक है। हम प्लाई लेके आते हैं, 100 खरीदते हैं और वापस प्लाई बेचते हैं। 100 लेके आए, 80 बेची, कम हो गई, 20 हमारे पास पड़ी है। अचानक से क्या हुआ, मैं कोई पंखा साफ करने के लिए ऑफिस वाले टेबल पे चढ़ा, धड़ाम, और तेरी तो रे बाप रे, घुटने टूट गए, फर्नीचर भी टूट गया, टूट गया। लाओ प्लाई, लाओ 2 प्लाई वहां से लाओ, प्लाई लाई, कटिंग करी, नया फर्नीचर बना दिया। माल तो कम हुआ ना, खरीदा, क्या बेचा उसको? नहीं बेचा। बेचने की वजह से कम नहीं हुई ना 2 प्लाई। 2 प्लाई किसकी वजह से कम हुई सर? ऑफिस के फर्नीचर से। तो किसी भी माल से हमारे व्यवसाय की संपत्तियों में वो अगर माल लगाते हैं, व्यवसाय की संपत्तियों, तो वो संपत्ति बढ़ेगी ना। तो मान लो फर्नीचर पहले था, अब वापस फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये क्या कर रहे हो? 10,000 का कैश टू परचेज अकाउंट, 20,000 का परचेज। 10,000 की वो बहुत महंगी प्लान थी, वो यहाँ लगा दी टू सर कैश। अरे कैश, अब सलमाई का बिजनेस ही करते हैं, कुछ सलमाई खरीद के लेके आए, कुछ लेबर वेबर दी, उन सब के खर्चे मिला के फर्नीचर हमको कितने में पड़ा? 30,000 से। तो ये देखो यहाँ टू परचेज हुआ, और किसकी वजह से हुआ? तो फर्नीचर एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री हो गई। तो भाई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, हमारी बिजनेस की बिल्डिंग पे, हमारी बिजनेस की प्लांट पे, हमारी बिजनेस की मशीनरी पे अगर हमारा ही माल उसके ऊपर लग रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो हमारा कैश नहीं जा रहा है, तो प्लांट मशीन बिल्डिंग के पास टू कैश, हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम सर उसके ऊपर अपना माल लगा रहे हैं, तो टू परचेज, ठीक है। ओके सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मान लो भाई हमारे पास प्रिंटिंग करने की मशीन है, प्रिंटिंग करने की मशीन है, मतलब प्रिंटर है हमारे पास यार, फाइनली ऑफिस के अंदर प्रिंटर है, हम हिसाब किताब लिखते हैं और हम प्रिंटर्स के पार्ट्स बेचते हैं, छोटे मोटे उस प्रिंटर के अंदर आने वाले रोलर, बैरिंग, इंक वगैरह सब। अब इंक खरीदते हैं, वो बेचते हैं, इंक खरीदते हुए बेचते हैं। अचानक से इंक हमारी ख़राब हो गई या हमारे वो प्रिंटर के रोलर ख़राब हो गए, तो हम अपने ही माल से पैसा निकाल उसमें प्रिंटर को
करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो भाई साहब हमारे मशीनरी रिपेयर हो रही कि नहीं हो रही है, उसी माल से हमारी मशीनरी रिपेयर हो रही है। तो भाई साहब ये बड़े बिजनेस में ले लो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, और उस मशीन से माल बनता है। और वही मान लो प्लास्टिक की चादर बनाते हैं, और महीने भर के लिए मैंने प्लास्टिक चादरों का बहुत लॉट बना रखा था, उसी प्लास्टिक चादरों को लेके मशीनों पे ढक देते हैं, तो वो बना हुआ माल मशीनों पे काम आ रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस में काम आ रहा है। ठीक है, ऑयल निकालने वाली मशीन, ऑयल निकालने वाली कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसके पास ऑयल निकालती है, ऑयल को रिफाइन करती है, ऑयल को यूज करती है, वो माल बना के तैयार कर दिया, उसी ऑयल में से उस मशीनों को देने में काम लेते हैं कि इसे एक मशीन का ड्रम भर के रखना पड़ेगा तभी मशीन चलेगी। तो अपना ही माल अपनी संपत्तियों पर यूज देना, तो मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल यूज ले रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। लॉस बाय फायर, थीफ एंड फ्लड, माल अगर पहाड़ में बह जाएगा तो लॉस बाय फायर, माल अगर जल गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल कम हो गया। तो क्या कह रहा हूं, सेल्स की वजह से, सेल के अलावा गुड्स यूज अदर देन सेल, गुड्स यूज अदर देन सेल, गुड्स यूज अदर देन सेल, अगर सेल के अलावा गुड्स का कहीं पे भी यूज करेंगे, चाहे परचेज रिटर्न में करो, ड्राइव में करो, डोनेशन में करो, फ्री सैंपल में करो, एडवर्टाइजमेंट में करो, प्लांट बिल्डिंग एंड मशीनरी में करो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में करो, चाहे जल जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे बाढ़ में बह जाए, इस सभी कंडीशन में परचेज क्या होगा, कम। परचेज होता है डेबिट, परचेज होता है डेबिट, लेकिन यहाँ हो रहा है क्रेडिट, यहाँ हो रहा है कम। ओके सर, अब हमें समझ में आ गया है सर परचेज कब कब क्रेडिट होता है। मैं ये परफॉर्मा याद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीजें याद कर रहा हूँ, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, चांस बढ़ते हैं भाई। मजाक की बात नहीं है दादा, मजाक की बात नहीं है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ फटाफट यहाँ आ जाओ। एक अंगुली घिसो रे, इस अंगूठी मत घिसो, कचरा नहीं काट रहे हम, ये ऊपर वाले लिख रहे, अरे अरे हाँ हाँ सुन लिया मैंने, पीछे से बोलो, ऊपर वाला लिखा हुआ रहना 200, और मैंने सुन लिया, हाँ हाँ सुन लिया, रख रहे हैं, रख रहे हैं, रख रहे हैं, मेरे पीछे 2-3 बच्चे बैठे हैं, हाँ मैं तो यही मानता हूँ 2-3 बच्चे ही बैठे हैं, है ना? वो बच्चे बोले ऐसे हटाया क्यों, रखने हैं तो अच्छे से लिख के रखो ना, वो तो फ्लो फ्लो मिलेगा, है ना। गुड्स यूज अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर कहीं माल की जरूरत पड़ी तो ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, तो भी परचेज, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, परचेज कम हो रहा है तो यहाँ करेंगे लेस, ये सारा का सारा परचेज में से घटा देंगे सर। मान लो 1 लाख का माल यहाँ खरीदा, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद 80,000 का बचा, यहाँ 82,000 का ही आएगा। फाइनल अमाउंट क्या आएगी, ओपनिंग स्टॉक पर कितना था भाई सर, उस क्वेश्चन में 10,000 का था, 1 लाख का माल था, तो मान लो 1,20,000 का खरीदा, ये सब मिलके 20,000 की कम हुई, तो यहाँ अपना बाहर कितना आ गया, 1 लाख का बाहर आ गया, ये समझना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे उसमें कितना चल रहे थे सर, 6,000। वेजेज, वेजेस सर इसमें क्यों आता है, ध्यान से सुनना बच्चे लोगों, इतनी अच्छी प्यारी ट्रिक दे रहा हूं, इधर देखो, ये हमारा बिजनेस, हम करते हैं परचेज और करते हैं सेल, हम बिजनेस के लिए क्या करते हैं, परचेज और करते हैं सेल। अगर यहां पर किसी भी बंदे को अपन अटेंडेंट के लिए रखें, काउंटर पे खड़े रखने के लिए, लड़के को लड़की को किसी को भी रखें, उसको देंगे सैलरी ना कि मजदूरी, हम कहेंगे ले तेरी मजदूरी पकड़, अब बेटा उसको बोलेंगे अपन सैलरी, क्या बोलेंगे सैलरी। हमारा माल अगर लोड हो रखा है, वो अनलोड हो रहा है, उसको यहाँ उतारा, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजेज, मजदूरी दी। कैसा, नहीं सर हम तो एक मजदूर को क्या करते हैं, परमानेंटली रख लेते हैं, जब भी गाड़ी आएगी गाड़ी को अनलोड करेगा, जब भी गाड़ी आएगी गाड़ी को अनलोड करेगा और माल पूरा गोदाम में चढ़ेगा, हम सर उसको सैलरी देते हैं। तो भाई उसको सैलरी देते हो तो P&L में जाएगा, सैलरी देते हो तो किस में जाएगा, P&L में जाएगा भाई, वो माल के ऊपर लग रहा है, लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा माल कितना स्टोर रूम में डाला, इस बंदे ने रेगुलर डाल रहा है, वो आता है रेगुलर माल डालता है, एक ही बंदे को दे रहे हो, तो उसका काउंट नहीं कर पा रहे हो, कौन से महीने में कितना माल आया, कितने माल की खर्च उस सैलरी को कितने में लगा, मतलब कि फाइनली आप रख लो सैलरी वर्ड आ जाए ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो सीधा सैलरी P&L में जाएगा। मतलब कि ये पर्टिकुलर गाड़ी खाली हो रही है, गाड़ी किस्ती जैसी बना रखी है, ये लो, ये लो, यहाँ ड्राइवर बैठा है, ये लो, ये टायर, ये लो, हाँ यहाँ पे जब गाड़ी अनलोड होगी ना, तो यहाँ पर जो ये वेजेस, जिस मजदूर को मजदूरी देंगे ना भाई, तो इस मजदूर को दी गई वेजेज, वो वेजेज मानी जाएगी पर्टिकुलर माल पे खर्च हो रही है ना। तो सैलरी वर्ड आते ही P&L में आएगा वो खर्चा, ट्रेडिंग में वो खर्चा नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग में सर कौन कौन से खर्चे आएंगे, आ जाओ यहाँ पर। ट्रेडिंग में सर ये खर्चे आएंगे, डायरेक्ट वेजेज, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ खुद क्वेश्चन बोल देगा, ये प्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। वेजेज भी प्रत्यक्ष खर्चा है, कैरेज
ऑन फ्राइट इनवर्ड, मतलब क्या हो गया, ये है आपका मार्केट, ये है आपका मार्केट, यहां पर आपका स्टोर, स्टोर रूम लगा दो, लो भाई रूम सुनते ही बच्चों की क्या खुलखुली मस्ती है, स्टोर रूम खुलखुली मचा लो, यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ से माल आया, गाड़ी से लोड होकर आ रही है गाड़ी। सर ये गाड़ी वगैरह बनाने में टाइम क्यों खराब करते हो सर? अरे मजा आता है मेरे को, मुझे मजा आएगा तभी आपको मजा आएगा। हाँ ये गाड़ी आ रही है, जितनी भुंडी टुंडी है जैसी गाड़ी आ रही है या स्टोर में आएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खर्चे होंगे वो सब डायरेक्ट माने जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष रूप से माल पे लग रहे हैं। तो या तो क्वेश्चन बोल देगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या बोलेगा वेजेज, मतलब यहाँ पर लोड कराने को बोलते हैं कार्टेज, मैंने इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना आप, यहाँ पे क्या आता है एक और, ये खर्चा और इंक्लूड कर लेना, कार्टेज मतलब ढुलाई, माल को ढो के माल को अंदर डलाना करना, उसको कार्टेज बोलते हैं, कार्टेज भी इसी में आता है, वेजेज। अब देखो लिखा हुआ है कैरेज और फ्राइट इनवर्ड, माल के आने का भाड़ा, एक माल के जाने का भाड़ा, स्टोर के बाद जाता है वो इसमें नहीं आएगा ट्रेडिंग में, वो आएगा P&L में। जो जो खर्चे ट्रेडिंग में आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, P&L के खर्चे अभी नहीं बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, माल यहाँ से यहाँ स्टोर रूम में आने तक का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, स्टोर रूम से शोरूम तक, स्टोर रूम से कस्टमर तक, स्टोर रूम से फैक्ट्री तक, सब जो आउटवर्ड खर्चे होते हैं सर वो यहाँ नहीं आएंगे, इनवर्ड खर्चे, स्टोर रूम में आने तक के खर्चे, कैरेज या फ्राइट इनवर्ड्स, यहाँ आ गई। रॉयल्टी कहाँ लगती है अभी रास्ते में, ऑक्ट्राई चुंगी भी कहाँ लगती है, पत्थर का काम करे तो चुंगी ऑक्ट्राई रास्ते में, फिर ये सब खर्चे हो गए। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो भी स्टोर रूम तक जाने में खर्चे आते हैं वो सब किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं भाई, ट्रेडिंग में आते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन एमसीक्यू के साथ साथ करेंगे, अभी आपको बेस्ट थीम अच्छा कर दिया हमने, फिर एमसीक्यू के साथ करेंगे तो आपको भी थोड़ा, अब मैं यहाँ मन से क्वेश्चन ले लेके समझाऊंगा ना तो आधा तो दिमाग में घुसेगा, आधा बाउंस हो जाएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ हो, हाँ सर वेरी गुड, मजा आ गया। तो ट्रेडिंग के एमसीक्यूज, ट्रेडिंग के क्वेश्चंस लेंगे, फिर P&L के क्वेश्चंस लेंगे, फिर एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा करके 3-4 पार्ट में अपन क्वेश्चन बांटेंगे, एक ही घंटे 1.5 घंटे की सीरीज में सारा खत्म कर देंगे, फाइनल अकाउंट फिर आपको कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। इससे बेटर ट्रेडिंग अकाउंट में और अच्छे से नहीं समझा सकता, ठीक है भाई। क्लोजिंग स्टॉक, अब इसके अंदर देखो माल आप बेच दो, सेल्स इधर आएगा, अब सेल्स ऑन अप्रूवल बेस भी बेच दो भी, ऐसा माल भी तू अपने दुकान पे रख ले, बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं बिके तो माल तेरे पास ही पड़ा है, तो वो माल हमारे पास नहीं पड़ा है, किसी और के पास पड़ा है, तो बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर कम होता रहता है, कम होता रहता है, जैसे जैसे उससे माल बिकता है वो हमें सूचना देता रहता है, ठीक है। तो इसका भी एक हम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में कुछ कराएंगे आपको, ताकि उसमें से क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं हो। पहले तो अपन जूनियर अकाउंटेंट का पूरा टॉपिक उठा लें, बीच बीच में बताता रहूँगा वो जानकारी की चीज़ें, अभी वो बताने के लिए जरूरी नहीं है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस आपके सिलेबस में है नहीं। तो भाई आज के लिए यहीं तक क्लास रहेगी। राम राम, जय श्री खमागणी, जो भी आप बोलो, जय श्री राम। कल यहाँ बहुत लाउड था, पास में मंदिर है, इतना भयंकर लाउड, इतने भयंकर फटाके, सोचा 1 घंटे का शांति से स्पेस मिले क्लास ले ले, डिस्टर्ब हो रही थी भाई, इसलिए हमने क्लास नहीं ली, इसलिए हमने आज ही क्लास ली है। एक क्लास और आपको नाइट में मिल जाएगी, 2 क्लास लूँगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगी, और आगे भी अच्छी लगेगी। अब 1 क्लास और लेंगे, उसमें अपन फाइनल अकाउंट खत्म कर देंगे, फाइनली आपकी 3 क्लास में फाइनल अकाउंट पूरा हो जाएगा। ओके बाय टाटा, सौरभ बंद कर।